नमस्ते दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के इस नए विश्लेषण में डाइव इन करते हैं। आज दुनिया की सबसे पुरानी और मशहूर किताबों में से एक बाइबल को एक बिल्कुल ही अलग नए नजरिए से देखा जाएगा। हमारा सोर्स मटेरियल इस टेक्स्ट को सिर्फ एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे एक ऐसी ब्रिलियंट लिटरेरी मिस्ट्री मानता है जिसे डिकोड किया जा सकता है। कहा जाता है कि इन प्राचीन शब्दों के पीछे एक लंबा और गहरा हिडन थ्रेड यानी एक छिपा हुआ धागा मौजूद है। तो चलिए एक साथ मिलकर इस रहस्य की परत दर परत खोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के सफर पर डालते हैं। शुरुआत होगी जीसस इन द ओल्ड टेस्टामेंट के कॉन्सेप्ट से। उसके बाद पुस्तकों का एक बुक बाय बुक विश्लेषण होगा। फिर हम हिडन स्टोरीज और टाइपोलॉजी, दो बगीचों की कहानी, नामों में छुपे संदेश और आखिर में डेट पेड इन फुल के अनोखे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए इस फ्रेमवर्क को सिस्टमैटिकली समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ओल्ड टेस्टामेंट और जीसस। आमतौर पर इतिहास और थियोलॉजी में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को दो बिल्कुल अलग हिस्सों की तरह देखा जाता है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारा सोर्स मटेरियल इस स्टैंडर्ड डिवाइड को पूरी तरह से चैलेंज करता है। यहाँ इस एक बहुत ही गहरे कोड पर ध्यान देना जरूरी है। इन द वॉल्यूम ऑफ द बुक, not the sentence of a chapter, but the whole volume। मतलब इस सोर्स मटेरियल का कोर थीसिस यही है कि जो मुख्य किरदार है वो सिर्फ किसी एक चैप्टर या पैराग्राफ तक सीमित नहीं है, बल्कि वो तो पूरी की पूरी किताब के वॉल्यूम में बहुत ही बारीकी से बुना हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लेम है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस एंशिएंट टेक्स्ट को डिकोड करने के लिए किस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया गया है? वेल, इस टेक्निक को बिब्लिकल टाइपोलॉजी कहते हैं। असल में ये एक ऐसा थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जहां न्यू टेस्टामेंट के फिगर्स, कॉन्सेप्ट्स या इवेंट्स ओल्ड टेस्टामेंट में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरह छुपे होते हैं। इसे एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक समझ लिया जा सकता है जहां पुरानी घटनाएं आने वाले वक्त का एक सिंबल या प्रतीक बन जाती हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, अ बुक बाय बुक ब्रेकडाउन। यहाँ सोर्स मटेरियल एक रैपिड फायर थियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट पेश करता है, जहां शुरुआती किताबों में एक ही किरदार अलग अलग टाइटल्स के साथ छुपा हुआ नजर आता है। और ये ब्लूप्रिंट यहाँ ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट होता है। जैसे कि जेनेसिस में उस सेंट्रल किरदार को सीड ऑफ द वुमन कहा गया है। जैसे ही टेक्स्ट एक्सोडस में आता है, वो पास ओवर लैम्प या क्लाउड बाय डे का रूप ले लेता है। फिर लेविटिकस में वही द हाई प्रीस्ट बन जाता है। ड्यूटरोनोमी में अ प्रॉफिट लाइक अनटू मोसेस, जोशुआ में कैप्टन ऑफ सैल्वेशन और जजेस में द जज एंड डिलीवरर। मतलब किसी भी किताब का टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ने पर एक स्पेसिफिक टाइटल मिलता है जो एक बहुत ही डेलिब्रेट और वेल प्लान्ड पैटर्न की तरफ इशारा करता है। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं लगता। चलिए अब और गहराई में चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, हिडन स्टोरीज और टाइपोलॉजी। अभी तक हमने मैक्रो लेवल पर किताबों को देखा, अब जेनेसिस 24 के एक स्पेसिफिक माइक्रो नैरेटिव पर जूम इन करते हैं। सोर्स के मुताबिक ये कहानी किसी आम शादी के रिश्ते की तलाश नहीं है। इस वेल्ड नैरेटिव में अब्राहम गॉड द फादर को दर्शाते हैं, जो अपने सेवक एलिएजर को किसी काम से भेजते हैं। अब यहाँ एक गजब की डिटेल है। एलिएजर नाम का लिटरल अनुवाद है गॉड माई कंफर्टर, जो कि होली स्पिरिट को दर्शाता है। वो ढूंढने निकलता है रिबेका को, यानी द जूज या एक ब्राइड को। और ये सब किसके लिए हो रहा है? आइजैक के लिए। आइजैक जिसका लिटरल मतलब होता है लाफ्टर, और जो यहाँ जीसस को रिप्रेजेंट करता है। तो एसेंशियली सोर्स के हिसाब से ये एक ब्राइड के लिए चल रही डिवाइन सर्च का एक छुपा हुआ नैरेटिव है। बड़ा फैसिनेटिंग है ये नजरिया। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं सेक्शन 4 के साथ, द टेल ऑफ टू गार्डन्स। ये सोर्स मटेरियल में आइडेंटिफाई किया गया एक और बहुत ही मेजर स्ट्रक्चरल पैरेलल है। यहाँ पर जेनेसिस और जॉन की किताब के बीच एक बेहद क्लियर लिटरेरी सिमेट्री हाईलाइट होती है। गौर करने वाली बात है कि पहले बगीचे में यानी ईडन में एक पहला एडम था जो एक माली था, और दूसरे बगीचे में टूम के पास सेकंड एडम को भी गलती से माली ही समझ लिया गया। पहले बगीचे में ईव थी तो दूसरे में मेरी। पहले में एक स्पिरिचुअल एंटिटी यानी डेविल सवाल पूछता है, डिड गॉड रियली से? और दूसरे बगीचे में एक डिवाइन एंटिटी सवाल पूछती है, व्हाई वी पेस दाउ? कहानी जहां से शुरू होती है उसका अंत भी बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्ट होता है, एक कंप्लीट सर्कल। अब उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जो थोड़ा और सस्पेंसफुल है, सेक्शन 5, नामों में छिपे संदेश। ये सच में सोचने वाली बात है कि क्या हो अगर बिब्लिकल जीनियोलॉजीज, जो आमतौर पर सिर्फ नामों की बोरिंग लिस्ट्स लगती हैं, उनके अंदर कोई एंशिएंट सीक्रेट कोड छुपा हो।
अगर आदम से लेके नूह तक के 10 जनरेशंस के नामों को उनके ओरिजिनल मीनिंग में ट्रांसलेट किया जाए तो एक पूरा का पूरा प्रोफेटिक सेंटेंस सामने आता है। अगर इस ट्रांसलेशन को ध्यान से देखा जाए, द गॉड मैन हु इज अपॉइंटेड अ मॉडल मैन ऑफ सॉरो सो दैट द ग्लोरी ऑफ गॉड शैल कम डाउन, इंस्ट्रक्टिंग men that his death shall bring those in despair comfort and rest। सोर्स के मुताबिक इन 10 नामों के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में पहले दिन से ही आने वाली पूरी थियोलॉजी का मैसेज कोड करके रख दिया गया था। ये लिटरली एक माइंड बॉगलिंग डिटेल है। इसी छुपी हुई कहानी का एक और छोटा सा लेकिन उतना ही पावरफुल पॉइंट यहाँ सामने आता है। जब उस नए किरदार का जन्म होता है तो ये खबर सबसे पहले बड़े बड़े प्रीस्ट्स को नहीं बल्कि गधेरियों यानी शेपर्ड्स को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शेपर्ड्स आम भेड़ें नहीं चरा रहे थे। ये नाइट टाइम कीपर्स थे जो टेंपल में सैक्रिफाइस के लिए रखी गई खास भेड़ों की रखवाली करते थे। यानी जिन लोगों का मुख्य काम सैक्रिफिशियल लैम्प को प्रोटेक्ट करना था, उन्हीं को सबसे पहले अल्टीमेट सैक्रिफिशियल लैम्प की आमद की खबर दी गई। व्हाट अ कनेक्शन। आइए अब इस पजल के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 6, डेट पेड इन फुल। इन सारे प्राचीन मेटाफर्स और हिडन कोड्स का एक आम इंसान की प्रैक्टिकल जिंदगी में आखिर क्या रिलेशन हो सकता है? इस रिलेशन को समझने के लिए एक प्राचीन शब्द टेटेलेस्टाई पर गौर करना होगा। इसका सीधा सा अनुवाद होता है इट इज फिनिश्ड। प्राचीन काल में हिस्टोरिकल स्लेव ट्रेड लेजर्स पर जब किसी गुलाम का बिल पूरी तरह चुकाया जाता था, जिस लेजर में उसकी हर एक फ्लॉ, हर एक गलती दर्ज होती थी, उस पर आखिर में एक स्टैंप लगाया जाता था टेटेलेस्टाई, जिसका मतलब था पेड इन फुल। सॉस समझाता है कि टेक्स्ट में ये शब्द सिर्फ किसी की आखिरी सांस नहीं था, बल्कि ये एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो दर्शाता है कि एक व्यक्ति का कर्ज उसकी हर एक गलती के बावजूद बिना किसी शर्त के पूरी तरह से चुका दिया गया है। तो आखिर में ये सब कुछ एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा करता है। अगर इस सोर्स मटेरियल की इस अप्रोच को सही माना जाए, जहां हर प्राचीन चैप्टर में एक लेयर्ड कोड छुपा हुआ है, तो इससे आज इतिहास को पढ़ने और समझने का हमारा पूरा नजरिया कितना बदल जाता है। क्या इन किताबों को सदियों से सिर्फ एक सरफेस लेवल पर ही पढ़ा गया है, जबकि इनके अंदर का आर्किटेक्चर शायद किसी मॉडर्न कंप्यूटर कोडिंग से भी ज्यादा इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स है? इस दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यही समाप्त होता है।